Let us do the sixth question now. A straight wire carrying current of 12 ampere is bent in the semicircular arc of radius 2 centimeters, as shown in the figure. See, this is the figure, right? Consider the magnetic field at the center of the arc. What is the magnetic field due to the straight segments, right? I've got two straight segments out here. This diagram is somewhat like this. Okay? Current is flowing in the circuit like this. And I want to find out the magnetic field at the center. Okay. Now the current here is 12 ampere and the radius is equal to say R. ठीक है भैया. अब आपको सेंटर में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन तीनों वायर से. सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 और आपके पास में सेगमेंट 3 है. ठीक है. तो सेगमेंट 1 जो यहाँ पर आ रहा है और इसमें जो करंट आ रही है दैट इज इक्वल टू 12 एम्पियर्स. काफी बड़ा सा करंट है और इसके अंदर से जाएगा. देखिए यहाँ से ये O को कंसिडर करोगे ना, ये पॉइंट O को, तो आप देखोगे कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस पर है और ये वायर की वजह से इस पॉइंट तक कोई मैग्नेटिक फील्ड बनी नहीं रही है. कहाँ बनेगी? यहाँ पर जो वायर है ना, तो इसके तो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके सर्कुलर में. यहाँ इसके जो साइड जिस साइड पे लेंथ ऑफ द वायर बन रही है उससे यहाँ पर स्ट्रेट पॉइंट पर O बन रहा है, तो इसकी वजह से मतलब पार्ट 1 जो वायर है उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड O पर नहीं बनेगी. तो जो बनेगा वो सर्कुलर से भी सर्कुलर वाले से बनेगा. और ये तीसरा वाला, इस पे भी करंट देख रहे हैं 12 एम्पियर्स जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट O पर इस वायर 3 की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बन नहीं रही है. सो जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा? इस सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से बनेगा. आपको पता है सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से कितना होता है? जितना सर्कल की वजह से बनता है उसका आधा, है ना. तो सर्कल की वजह से कितना बनता है? तो बोले म्यू नॉट इनटू जो भी करंट बह रहा होगा I डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस R मल्टीप्लाइड बाय हाफ. क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्कल से बन रहा है ना. तो करंट हमारे पास है 12 एम्पियर, सो म्यू नॉट इनटू 12 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ R मल्टीप्लाइड बाय 1/2. देखो ये दोनों कटा 6 टाइम्स, 6 से कटा ये हो गया 3 टाइम्स. सो आंसर आ गया 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाय R. अब डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन जब आप लगाओगे तो फिंगर्स को यहाँ रखिएगा तो आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी तरफ बाहर की ओर आ रही है. चलिए हम एक और वायर लेते हैं, सेम है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, फिगर कुछ ऐसे बना लेते हैं वापस से. वायर ऐसा है और इसके सेंटर पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. सेम है और करंट का डायरेक्शन भी सेम है, बस जो ये सर्कुलर पार्ट बना है वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन पे बना हुआ है. तो इसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि 12 एम्पियर करंट इसमें भी जा रहा है, बट इस पार्ट में अगर जब अपन ने घुमा दिया तो डायरेक्शन ऑफ द करंट बोर्ड के अंदर चला जाएगा. हाँ, तो इसमें क्या हो गया आपका? तो ये दूसरा क्वेश्चन था इनफैक्ट. सो इसमें हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट हो जाएगी बच्चों, बट मैग्नीट्यूड पहले के जैसा सेम ही होगा. ठीक है, डायरेक्शन बस बदल गया. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7th क्वेश्चन. अ टाइटली वुंड 100 टर्न्स का कॉइल of radius 10 centimeter carrying a current of 1 ampere, what is the magnetic field at the center of the coil? मैं सिंपल फॉर्मूला लगाना है. बस फर्क क्या है, यहाँ पर एक टर्न की जगह मेरे पास 100 टर्न है. बस फॉर्मूला लगाना है म्यू नॉट इनटू I डिवाइडेड बाय 2R, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, है ना. तो आपने देखा कि जब हम वैल्यूज लगाते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर ऑफ -7. और क्यों लगाया आपने? क्योंकि इसकी वैल्यू देखो म्यू है, इसको मैंने 4 पाई से मल्टीप्लाई किया, आई वही रहने दिया और बाकी सबके वैल्यूज लगाया, तो इतना टेस्ला बन रहा था. 6.28 into 10 to the power of -4 टेस्ला. बस मैग्नीट्यूड लगानी है और कैलकुलेट करना है. अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बढ़िया सा है ना. यहाँ क्या बोल रहा है? the 8th question he says that the electron in a hydrogen atom circles around the proton with a speed of v in an orbit of radius a. ठीक है. Now he is asking you to calculate the equivalent current, the magnetic field produced at the proton, given that the electron का charge is e coulomb and the radius is r. radius तो दिया ही हुआ है r और v है t. ठीक है. अब ये क्या भैया? ये आपको बोल रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन
हाइड्रोजन के एटम में हमें पता है कि वो प्रोटॉन के, एक मिनट एडजस्ट करती हूँ। तो आपने देखा कि एक प्रोटॉन है ना हाइड्रोजन में होता है, सिंपल प्रोटॉन है, सिंपल हाइड्रोजन है। तो सिंपल हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसके बीचों बीच एक प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ आर रेडियस लेकर के, रेडियस भी फिक्स होता है लेकिन अपन को यहाँ पर वैल्यूज नहीं लेनी है, सिर्फ आर लेना, जब वैल्यूज आएगा तो लिख लेना, ठीक है। आर रेडियस के रेडियस में से वो घूम रहा है, कौन घूम रहा है? तो बोले इलेक्ट्रॉन घूम रहा है प्रोटॉन के चारों तरफ एक हाइड्रोजन के एटम में। अब बताएं, इसमें बोल रहा है कि इक्विवेलेंट करंट लें। इक्विवेलेंट करंट कैसे बनेगा? तो हम जाते हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। करंट क्या है? बोलिए। करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट के लिए मुझे चाहिए और चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज तो पता है इलेक्ट्रॉन का ई होता है, लेकिन टाइम में कैसे लाऊं? तो टाइम को लेने के लिए हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ए में था और टी समय के बाद वापस घूम के ए में आ गया, तो ये टाइम कितने के बराबर होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू v और डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया दैट इज इक्वल टू 2 पाई r। सो t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। तो टाइम मिल गया। तो करंट इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज इज e एंड द टाइम पीरियड के लिए अपन ने लिखा 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। तो ये मिल गई मुझे करंट इक्विवेलेंट। करंट मिल गया। अब करंट कैरिंग कोई भी चीज हो तो अगर वो घूम रहा है तो उसके चारों तरफ कहीं पर भी तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? इस सर्कमफ्रेंस के अलोंग। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो वही फॉर्मूला लगेगा जो एक सर्कुलर वायर में लग रहा है। तो सर्कुलर वायर के लिए फॉर्मूला क्या है? हमें पता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय 2r, राइट? अब लगाइए, तो ये रहा मेरा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2r और I जो हमको यहां से मिला हाफ EV डिवाइडेड बाय पाई r। तो हमने इसकी वैल्यू को लगा दी और ये रहेगा जो प्रोटॉन के पास मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया? तो बोले इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से बन गया, ठीक है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर लूप्स P Q R S P, देखो यहां आ गया P Q R S और वापस P is formed by joining two semicircular wires of radius R1 and R2। देखो अंदर की जो वायर है उसकी रेडियस है R1 और बाहर की जो सर्कल है उसका जो रेडियस है सेमीसर्कुलर, इनफैक्ट दैट इज रेडियस इज R2। दोनों वायर में करंट I, they carry a current I as shown in the figure, find the magnetic field at the center। यानी हमारे पास करंट जा रहा है इस दोनों सेमीसर्कुलर वायर में से, जैसे हमारे पास डायग्राम में शो किया हुआ है। मतलब ये है P Q R S और ये P और करंट इसको इस दिशा में बह रहा है। पूरे में एक ही वायर है तो करंट एक ही होना चाहिए। हमें मैग्नेटिक फील्ड C पर निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड C पे बनेगा वो किस किस की वजह से बनेगा। तो BQ, B बिकॉज ऑफ द पार्ट ऑफ द वायर PQ, ये जो PQ है इसकी वजह से जीरो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। व्हाट अबाउट द पार्ट which is formed by the part RS, the magnetic field जो बननी है किसकी वजह से? पार्ट RS की वजह से। ये देखो स्ट्रेट वायर है, हाँ कहां पर है ये? B बन रहा है RS, देखो ये। अब यहां से करंट जा रही है C में, कहां बनेगा? हाँ जो भी बनेगा ये गोल 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 इस वायर के चारों तरफ बनेगा, इसके ऊपर या उसके नीचे कहीं तो नहीं बन रहा है ना। तो इसका मतलब है सीधा, जैसे लाइन अगर ये वायर ऐसा सीधा है ना तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कहीं नहीं बनेगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसके गोल गोल में ही बनेगा, ठीक है। तो अगर PQ वायर की वजह से कंसिडर करें या RS वायर की वजह से कंसिडर करें तो C पॉइंट में इन दोनों की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही है। तो जो कुछ भी बन रहा है एट द सेंटर, तो उसकी वजह जो भी है वो सर्कुलर पार्ट है। यानी हमको मिलेगा ड्यू टू द सेमी सर्कल बिकॉज ऑफ द पार्ट 1 एंड ऑल्सो ड्यू टू द पार्ट दैट इज ऑफ द सेमी सर्कुलर वायर विच इज इक्वल टू B2, ठीक है। अच्छा, B1 की वजह से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा? सेमी सर्कुलर पार्ट। तो सेमी सर्कुलर पार्ट का होता है म्यू नॉट इंटू I डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि अंदर की जो वायर है उसकी जो रेडियस है दैट इज आई नो इट इज गिवन एज R1, ठीक है। अब लेकिन पूरे सर्कल का हुआ ना, मेरे को तो सेमी सर्कल लेना है तो हाफ कर दिया।
अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी लेंगे। तो इस चीज में अगर अपनी हाथ राइट हैंड रखिएगा, जहां पर करंट जा रहा है वहां पर अपने फिंगर्स को, और सी जहां पॉइंट हो रही है ना वहां पर आप अपने थंब को रखिए। थंब का जो डायरेक्शन है वो आपको बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो जो छोटा वाला है ना, अंदर वाला जो ये वाली ये वाली फील्ड है ना, तो इस पे जो बन रही है इसकी वजह से आपको जो भी आपके पास में आएगा वो बनेगा किसकी वजह से, छोटे से वायर की वजह से। अब ये छोटे से वायर की जो वजह से जो भी फील्ड आपको बनेगा तो उसका जो डायरेक्शन आपको बन रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको पेपर से यानी आपके बोर्ड से ठीक बाहर आएगा। तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, बोर्ड से बाहर आ रहा है तो ये यहां पर आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज B1। अब बात आती है कि मैं B2 भी कैलकुलेट कर लूं, तो B2 के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ रेडियस है R2, लेकिन जब हम देखेंगे ना तो करंट का डायरेक्शन हमको उल्टा दिखाई दे रहा है। तो अब इसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड में राइट हैंड रूल, थंब रूल नहीं, राइट हैंड रूल लगा करके देखूंगी तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये दोनों की जब अपन साइन कंसिडर करेंगे तो दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट? ओके, तो हमको बी एट सेंटर निकालनी है तो दोनों को मुझे वेक्टोरिकली ऐड करनी होगी। तो B1 की वैल्यू हो गई म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ R1 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, और इस डायरेक्शन को जो बाहर आने वाला डायरेक्शन है उसको मैं पॉजिटिव लेती हूँ और अंदर जाने वाले डायरेक्शन को मैं नेगेटिव, इसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मान रही हूँ और इसको मैं नेगेटिव डायरेक्शन मान रही हूँ। तो इसको मैं नेगेटिव डायरेक्शन में लिख करके म्यू नॉट इनटू आई, बिकॉज आई इज द सेम, 2 टाइम्स ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर भी हाफ होगा क्योंकि वो सेमी सर्कल है। तो जो जो कॉमन लेनी है उसको कॉमन ले लो, है ना? तो कॉमन ले लिया तो म्यू नॉट कॉमन है, आई कॉमन है, 4 कॉमन है, हाँ बच क्या गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, लेकिन कौन सा ज्यादा है, तो बोले अपवर्ड वाला, है ना? तो अपन को कुल मिला के यहाँ लेना पड़ेगा, यानी कि अपवर्ड आपके बोर्ड से जो बाहर आ रहा है वो वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन पर होगा। ठीक है, सो डन, प्लीज नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक। So let us do the 10th question. Now I have got a long horizontal conductor which is shown in the figure. So current I is passed through it. Find the magnitude and direction of the magnetic field induction at the central part. So what you have got? There is a wire and it is a straight wire bent like this, and then again it is going in this direction, right? The current in the wire is equal to I. I want to find out the magnetic field at the point O, that is the center of the circular part, right? Now what are the portions which is giving you the magnetic field here? कौन कौन देगा? तो बोले ये वायर 1, वायर पार्ट जो मुझे 2 पे मिल रहा है और जो वायर पार्ट 3 का मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो लंबी सी वायर है ना, इसने लंबा वायर मान के चलेंगे, मतलब मैं इस पार्ट 1 का B1 मानती हूँ, जो सर्कुलर पार्ट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को B2 मानती हूँ, और 3 पार्ट का मैं B3 मानती हूँ। देखिए ये जो वायर की बीच का जो गैप है ना, ये बहुत ही छोटा सा गैप है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये वायर भले से घूम के ऐसे जा रहा है, हम इसको स्ट्रेट पेड मानेंगे, यानी ये जो B1 पार्ट है और B3 पार्ट है, इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगा कहां पर, यहाँ सेंटर ओ पर, रेडियस उसकी R है, तो दैट विल बी गिवन एज, एक इनफाइनाइट वायर से जितना बनता है ना उतना ही बनेगा। यानी कितना हो गया कि इनफाइनाइट वायर से R डिस्टेंस यानी A डिस्टेंस हमारे फॉर्मूला के अनुसार म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, एंड ये होगा 2I डिवाइडेड बाय A की जगह यहाँ पर R। डायरेक्शन किस प्रकार से होगा कि वायर स्ट्रेट जा रही है, आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो इस बोर्ड से बाहर आएगी ऐसे। और B2 ये पूरे सर्कुलर वायर की वजह से बन रही है और इसकी वजह से आपको अंदर मिलेगा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो कितने के बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2R। लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आपको बोर्ड के अंदर जाएगा, यानी जब आप B लेंगे तो ये पार्ट आपको लेना पड़ेगा, B1 प्लस B3 का जो टोटल वैल्यू है उसको लेना पड़ेगा, प्लस B2 को लेना होगा, यानी कि यू विल बी गेटिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2i डिवाइडेड बाई r, बट नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, उल्टा डायरेक्शन हो गया ना, देखो b2 का है ना, दोनों जो डायरेक्शन है वो उल्टा आ रहा है, तो एक को प्लस और एक को माइनस लिया, तो ये वाली पार्ट को आपने बाहर आने वाले को प्लस लिया और अंदर जाने वाले को माइनस लिया, सो इट विल बिकम म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ r। तो इसमें से कॉमन क्या क्या निकलेगा, म्यू नॉट आ गया, आई आ गया और 2 टाइम्स ऑफ r आ गया। तो बचता क्या है हमारे पास यहाँ पर, 2 को भी अपन, हाँ 2r को कॉमन ले लिए, तो बचता क्या है यहाँ पर, नीचे का 2r कॉमन, 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ बचेगा 1/पाई और यहाँ आपके पास में बचेगा दैट इज इक्वल टू 1, सो दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। और कुल मिला के कौन सा ज्यादा है, तो बोले ये बाहर आने वाला जाता है, तो कुल मिला के ये जो फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर की ओर आएगा। तो इसी तरह से आगे और आप प्रॉब्लम्स को ट्राई कर सकते हैं, और बायोट-सावर्ट लॉ, लंबी सी वायर, सर्कुलर वायर, इन सब की वजह से प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ विल बी शेयर्ड इन द यूट्यूब लिंक डाउन, ठीक है, गो नोट इट डाउन एंड डू द प्रॉब्लम्स, और बचे हुए प्रॉब्लम्स, 4-5 प्रॉब्लम्स और दिए हुए हैं, इनको आप अपने आप से ट्राई करेंगे। ओके, चलो बाय।